50 साल तक बीजेपी राज करेगी, ऐसा किस संभावित प्रधानमंत्री ने कहा था? देखिए, ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में वैसे तो सोशल मीडिया कंट्रोल पॉलिसी के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ चीजों को मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। कैरवान मैगजीन की उस रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें आप समझ सकेंगे कि कुछ महीनों में अगर वामपंथी दक्षिणपंथी होते दिखेंगे तो आप हैरान नहीं होंगे कि गेम को कुछ उस तरह से प्लान किया गया है। इस वीडियो को ध्रुव राठी वीडियो का एड ऑन समझा जाए, जो आपने अभी तक देख लिया, समझ लिया, अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा इस RNA में, यानी कि राइट न्यूज एनालिसिस में। हम स्क्रैच से शुरू करते हैं, लगातार समझते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया लगभग फुली कंट्रोल्ड है। NDTV के एंकर रवीश कुमार ने ऐसी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया, और यही मीडिया कुछ अठन्नी चवन्नी लोगों को इकट्ठा करके क्वालिटेटिव रिसर्च करके देश का PM के प्रति ऐसा माहौल है, खुशनुमा माहौल है, सबके प्रति घृणा है लेकिन मोदी के प्रति नहीं है, ऐसा कहती है। यह बात आपको कितनी तार्किक लगती है? अब आप ही बताइए कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ रक्षित सिंह जैसे पत्रकार हैं जो पक्षकार नहीं बने हैं। वो लगातार प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हैं और सरकार से कुछ कठिन सवाल भी करते हैं। गड़बड़ियों को श्रोता तक पहुंचाते हैं जो हमेशा सही सोता रहता है, इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल आने वाले चुनाव में वो जाग जाएगा, इसमें नहीं तो अगले में जागेगा, नहीं तो दशकों में तो जाग ही जाएगा। जो लीक से हट करके पत्रकारिता करते हैं, ऐसे पत्रकारों को नाम सुधीर चौधरी जी ने डिजाइनर पत्रकार दिया है। उनके हिसाब से जो खबरों को गढ़े बनाए, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के अपना विश्लेषण करे और जनता को गुमराह करे। यहां पर मैं अभी जनता से एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा कठिन है। गोदी मीडिया की खाल में डिजाइनर पत्रकार कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन बताइए और ट्राई कीजिए। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। आप कोशिश कीजिए। और एक सवाल बाकी कठिन है, आप इसको दोबारा से सुनिए, समझ में आएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में दोनों तरह के जर्नलिस्ट हैं, एक गोदी मीडिया है और एक डिजाइनर पत्रकार है। सोशल मीडिया पर भी सेम हाल है, लेकिन यहां पर खेल थोड़ा अलग है। यहां पर खेल रेसिप्रोकल वाला है। मेन स्ट्रीम मीडिया में गोदी मीडिया की तादाद ज्यादा है और सोशल मीडिया पर कम है, जिसका फायदा यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बीजेपी गवर्नमेंट की जो इमेज है बड़ी ही ग्लोरीफाइड रहती है, जबकि सोशल मीडिया में विलीफाई होती है। सरकार चाह करके भी इस मीडियम को इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि पैंडेमिक के वक्त तेजी से डिजिटल की तरफ बढ़ा है। यूजर लगातार इंटरनेट पर एक्टिव हो रहे हैं। भारत में 560 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं और सरकार की एक योजना है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत वो 2022 तक गांव-गांव तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड पहुंचाने का इरादा रखती है। तो सोचिए, देश की कितनी बड़ी आबादी होगी जो सीधा इंटरनेट के माध्यम से INI न्यूज इंडिया को भी सुनेगी। अब आप समझ रहे हैं ना कि सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हल्के में लेकर के खुद को हल्का नहीं करना चाहेगी। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर भी गोदी मीडिया की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने पूरा एक रोड मैप को तैयार किया था पैंडेमिक के वक्त से, यानी कि इस पर पूरा कंट्रोल करने की ठान ली है, मान ली है। अब देखिए, यहाँ पे कैरवान मैगजीन का आर्टिकल का लिंक मैं नीचे दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, नहीं तो आप समझ लीजिए। कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पैंडेमिक के वक्त सरकार ने एक ऐसी रिपोर्ट को तैयार किया जिसमें 5 कैबिनेट स्तरीय और 4 राज्य मंत्री शामिल थे। रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रपोजल दिए गए हैं जो सरकार के लिए सत्ता की चाबी साबित होने वाले हैं, या फिर यूं कहूं तो अलादीन वाला चिराग का, जिसमें 3 इच्छाएं नहीं, कई सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जब मैं आपको अलग अलग प्रपोजल बताऊंगा तो आपको ये वाला बीप सुनाई देगा। आप समझ जाना कि नेक्स्ट प्रपोजल, नेक्स्ट प्रपोजल, नेक्स्ट प्रपोजल। देखो, सुझाव में कहा गया था कि हमारे पास एक ऐसी मजबूत रणनीति होनी चाहिए जिससे जैसे बिना तथ्यों के आधार पर सरकार के खिलाफ झूठा नैरेटिव, फेक न्यूज फैलाने वाले को बेअसर किया जा सके। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि फेक नैरेटिव क्या है और सरकार इसकी पहचान कैसे करेगी। ये तमाम वाली बातें हैं जिसको इस रिपोर्ट में, इस प्रपोजल में क्लैरिफाई नहीं किया गया था, लेकिन आपको गौर करना है। अगली बात, रिपोर्ट में इस बात की भी आवश्यकता पर जोर दिया गया कि उन पत्रकारों की पहचान की जाए जो नेगेटिव नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, और फिर ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो उस नैरेटिव की काट देते हैं, ताकि प्रभावशाली तस्वीर रचकर जनता को सरकार के पक्ष में किया जा सके। 8 दिसंबर 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, सरकार के इमेज क्राइसिस संबंधित थी। कई सिफारिशें की गई। देखो, रिपोर्ट में ईरानी द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था और सिफारिश को लागू करने की जिम्मेदारी भी, जिसमें कहा गया कि 50 नकारात्मक सकारात्मक इन्फ्लुएंसर की पहचान की जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को दी गई है, वह निरंतर 50 नकारात्मक इन्फ्लुएंसर को ट्रैक करे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर केंद्र सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। रिपोर्ट का एक भाग है जिसका टॉपिक है एक्शन पॉइंट में कहा गया है कि कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसर झूठा नैरेटिव फैलाते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं।
ऐसे उन्हें निरंतर ट्रैक करने की आवश्यकता है ताकि सही और यथासमय जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही एक्शन पॉइंट में यह भी बताया गया है कि 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर के साथ लगातार संपर्क रखा जाए और साथ ही सरकार के समर्थक और जो न्यूट्रल पत्रकारों के साथ संपर्क रहना चाहिए। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऐसे पत्रकारों को न सिर्फ सकारात्मक खबरें देंगे बल्कि ये झूठे नैरेटिव का भी जवाब दे सकेंगे। भूतपूर्व मीडिया कर्मी अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता का एक रिपोर्ट है, उसमें जिक्र करते हैं कि 2014 के बाद एक बदलाव आया है। जो उनके पक्के समर्थक थे वो हाशिए पे चले गए हैं, उसके बावजूद मोदी की जीत हुई है। दास ने प्रस्ताव दिया है कि पर्दे के पीछे रहकर के इन्हें अपने पक्ष में करने की शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पर्दे के पीछे किए जाने वाले संवाद प्राथमिक तौर पर शुरू किए जाने चाहिए, जिसमें एक सोचे समझे तरीके से पत्रकारों को अतिरिक्त कुछ दिया जाना चाहिए। रेम्यूनरेशन टाइप, समझ रहे हैं आप। एनडीटीवी और तहलका के साथ काम कर चुके नितिन गोखले, जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के करीबी हैं, उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया कलर कोडिंग के तहत की जाए तो अच्छी बात है। जैसे हरा फैंस सिटर, जो किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं, काला जो हमारे खिलाफ है, सफेद जो हमारा समर्थन करते हैं। हमें अपने पक्षधर पत्रकारों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। अगली रिपोर्ट सुझाती है कि अच्छा तर्क रखने के सक्षम व्यक्ति को पहचान किया जाए और एक तथ्य को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाले ऐसे लोग हैं जो माहिर हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार लगातार उनको ट्रैक करे और जो सरकार के लिए ये कर सकते हैं, इससे बेहतरीन बात सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। ट्रैक कीजिए। रिलायंस द्वारा फंडेड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिस्टिंग्विश फेलो कंचन गुप्ता ने रिपोर्ट में सरकार को कहा कि वो किस पर फोकस करे। उन्होंने कहा कि गूगल द प्रिंट, वायर, स्क्रॉल, हिंदू आदि को प्रमोट करता है, जो ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म है। उन्होंने अब इन्हें कैसे हैंडल करना जरूरी है, इसके लिए एक चर्चा की जरूरत है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन मीडिया की पहुंच अधिक लोगों तक है और हमें यह पता होना चाहिए कि ऑनलाइन मीडिया को कैसे प्रभावित करना है, या फिर हमें खुद का एक ग्लोबल कंटेंट वाला ऑनलाइन पोर्टल चलाना चाहिए। ये एक सुझाव दिया गया था। एक सुझाव दिया गया था पोखरण इफेक्ट वाला। कैसा? देखो, पोखरण इफेक्ट का मतलब यह है कि ये नाम आपने 1974 में इंदिरा गांधी ने और फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कराए गए परमाणु परीक्षणों से लिया गया है। दोनों परीक्षणों ने सरकार की छवि को बहुत मजबूत किया था। देखिए, पोखरण इफेक्ट का विचार आरएसएस के विचारक एस गुरुमूर्ति ने दिया है। गुरुमूर्ति कहते हैं पोखरण के तर्ज पर इकोसिस्टम को बदलना चाहिए, कैसे मीडिया की शत्रुता को हैंडल करना चाहिए, कैसे मेन लाइन मीडिया की चिंता करनी चाहिए, इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगली बात, कानून मंत्री ने सिफारिश की थी कि कुछ प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, कुलपति, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए, जो उनकी उपलब्धियों के बारे में लिख सके और हमारे नजरिए को पेश कर सके। ऐसे लोग की तलाश कीजिए। एक और सुझाव दिया गया था रिपोर्ट में, खुद जर्नलिस्टों ने, नाम नहीं दिए गए हैं लेकिन बताया गया है क्या सुझाव थे। लगभग 75% मीडिया कर्मी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित हैं और पार्टी के साथ वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमें इन व्यक्तियों के अलग अलग समूह बनाने चाहिए और नियमित रूप से उनसे संवाद, कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। सहयोगी संपादकों, स्तंभकारों, पत्रकारों की और टिप्पणीकारों को मिलाकर समूह का गठन किया जाना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से काम में लगाए रखना चाहिए। विदेशी मीडिया के साथ संवाद बंद होना चाहिए क्योंकि इससे एक बुरा असर पड़ता है। ये सारे ऐसे प्रपोजल थे जो इस रिपोर्ट में दिए गए थे और इस रिपोर्ट में बात कही गई थी। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमित शाह ने पूरी तैयारी की हुई है। इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। 50 साल तक बीजेपी कैसे राज करेगी, इस बात का रहस्य इस रिपोर्ट में दी गई ब्रह्मास्त्र से आप समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रन और यूट्यूब मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।